हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। की क्लास में हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो बरेली, लखनऊ, मेरठ या कानपुर? तो कहां पर बुलाई गई थी 1924 में? कानपुर में। कहां पर? कानपुर में। एक का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले का डी हो जाएगा। और एचआरए का जो गठन हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका भी गठन कब हुआ था? 1924 में। और कहाँ हुआ था? कानपुर में। कहां पर हुआ था? कानपुर में। ठीक। व्याख्या देखेंगे। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन हुआ। साथ में ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो सचेंद्र नाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। ठीक। एक एचआरए थी और एक थी एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो एचआरए का गठन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। कब हुआ था? 1924 में। और एचएसआरए का गठन कब हुआ था? तो 1928 में। कहाँ हुआ था? फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। मूल लिखा है इसमें, गलत है। जॉर्ज यूल नाम था, जॉर्ज यूल वर्ष। और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 में तथा लखनऊ में 1899 में, 1916 में और 1936 में तथा कानपुर में 1925 में। कानपुर में जो 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने और यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकारी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? सनकारी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्काचार्य, रामानुज, विष्णु स्वामी या माधवाचार्य? तो निम्बार्क थे। कौन थे? निम्बार्क। तीन का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीन का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? थेवेनाट, मनुची, टेवर्नियर या बर्नियर? तो बर्नियर ने काशी को क्या कहा था? भारत का एथेंस। क्या कहा था? भारत का एथेंस। किसने कहा था? बर्नियर ने। चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था, राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के। और कौन पराजित हुआ था? जयचंद। किससे? मोहम्मद गौरी से। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर है। या प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर हुआ था। 5 का क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। 5 का क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनवाली या हुलास? तो हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ये जो प्रश्न है जो अपने इतिहास से संबंधित है, जो जो इतिहास में हमारे उत्तर प्रदेश का रोल रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम हो चाहे कोई बड़ा एग्जाम हो, सभी के लिए ये जो सीरीज चल रही है ये महत्वपूर्ण है। ठीक। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। कहाँ पर है हुलास? तो सहारनपुर जिले में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है। और मांडा कहाँ पर है? जम्मू में। जम्मू में स्थित सैंधवकालीन स्थल है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस जो हैं वो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? खुदीराम बोस। ठीक, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह भी थे। काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। तो यही प्रश्न पूछा जाता है, किसने बम फेंका था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां तथा चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? जो 16 जनपद हैं उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। मतलब भारत में जितने थे उसका आधा कर दो। ठीक है। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि नेपाल की सीमा कितने जिलों से लगी हुई है तो कितने बताओगे? 7 जिले। बुंदेलखंड कितने जिलों से मिलकर बना है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? उसमें भी 7 आते हैं। ठीक। महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो 8 महाजनपद। कितने? 8। काशी की वाराणसी है और कहाँ पर? ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। वत्स की कौशाम्बी है, क्या? राजधानी। ये महाजनपद है और राजधानी है। कौशल की श्रावस्ती है जो फैजाबाद के आसपास है। मल्ल की कुशीनगर है जो देवरिया के आसपास है। चेदी की शक्तिमती है जो बुंदेलखंड के आसपास है। कुरु की इंद्रप्रस्थ है जो मेरठ दिल्ली के आसपास थानेश्वर के आसपास वाला क्षेत्र है। सुरसेन की मथुरा है जो मथुराई के आसपास का क्षेत्र है। पांचाल की अहिंछत्र है जो बरेली बदायूं फर्रुखाबाद के आसपास है। ठीक। तो ये ऐसे 8 महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। अब एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए, दूसरी तरफ राजधानी दी है। ठीक। तो कुरु की क्या हो जाएगी? कुरु की क्या होगी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। और पांचाल की क्या होगी? अहिंछत्र। और कौशल की क्या हो जाएगी? साकेत। कौशल की क्या होगी? साकेत। और वत्स, वत्स तुम कौशाम्बी जाओ, ऐसे ऐसे ट्रिक से याद कर लो। वत्स तुम कौशाम्बी जाओ, तो वत्स की क्या हो जाएगी? कौशाम्बी। तो 4 3 1 2 किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अहिंछत्र और कौशल की साकेत है। वत्स की कौशाम्बी है। अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? फैजाबाद में। कहाँ पर है? फैजाबाद में। तो क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? फैजाबाद में। और कब पूछा गया है ये? RO 2016 में पूछा गया है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर जो है उसके सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह सरकी। कौन था? हुसैन शाह सरकी जो अंतिम शासक था किसका? जौनपुर के सरकी वंश का। तो 11 का क्या हो जाएगा? ए। 11 का क्या होगा? ए। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 ईस्वी में की गई थी। तो अगर पूछेगा कि जौनपुर में जो सरकी वंश था इसकी स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर ने। और इसका अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। ठीक है। और कब की गई थी? 1394 में। जब जौनपुर शहर की स्थापना हुई थी 14वीं शताब्दी में, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी याद में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का जोना खां। तो ये भी पूछा गया है कई बार कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जोना खां था। क्या नाम था? जोना खां। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी।
तो कानपुर षड्यंत्र में M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। 12 का क्या हो जाएगा डी। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी सब कानपुर षड्यंत्र में शामिल थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है क्या? मांडी। तो मांडी याद रहेगा। मांडी कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो मांडी जो है वो कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? कालिंजर के विरुद्ध था। और तोप का गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान क्या था? कालिंजर अभियान था, कालिंजर के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हुलास, आलमगीर, देसलपुर और मांडी। तो इनमें से कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देसलपुर। क्या हो जाएगा? देसलपुर। 15 का क्या हो जाएगा? बी। देसलपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। बाकी हुलास, आलमगीर पता ही है, हिंडन नदी मेरठ में स्थित है। मांडी अभी बताया ही था कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल आलमगीर मेरठ में स्थित। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर में है। मांडी मुजफ्फरनगर में, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। तो देसलपुर कहाँ पर है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। सुरकोटडा कहाँ पर है? गुजरात में। और रोपड़ कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये सब याद रखने हैं आपको, ठीक है। धौलावीरा, लोथल, सुरकोटडा और रोपड़ तो पंजाब में है, सॉरी, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर या त्रिलोचनपाल? तो वहां का शासक कौन था? राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल। कन्नौज पर महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो वहां पर कौन शासक कर रहा था? कौन शासन कर रहा था? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो सिराज ए हिंद किसे कहते थे? जौनपुर को। किसे कहते थे? जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था। क्या था? जौना खां। व्याख्या देखेंगे। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने और मलिक मोहम्मद जायसी ने। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। तो मदरसा जो था जौनपुर में, उसकी स्थापना, उसका निर्माण किसने कराया था? सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी थी बीबी रजा, उसने करवाया था। ठीक है। सिराज हिंद से कौन जाना जाता है? तो जौनपुर। कौन जाना जाता है? जौनपुर। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? 1790, 1792, 1796 और 1797। RO 2021 में आया था। 18 का क्या हो जाएगा? डी। 1797। क्या हो जाएगा? 1797। अगला प्रश्न में क्या करना है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और सूची 1 में क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थान दिए हैं और दूसरी सूची में उनके वर्ष दिए हैं कि कब कौन सा अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। ठीक, तो जैसे मेरठ वाला जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ का, कब हुआ था? 1946 में। कानपुर का कब हुआ था? 1925 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1946 की थी JB कृपलानी ने। 1925 की थी सरोजनी नायडू ने। ठीक, अब आता है लखनऊ का। तो लखनऊ हुआ था 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? समझौता हो गया था और दोनों गुट जो 1907 में सूरत विभाजन में अलग हुए थे, गरम दल और नरम दल, वो एक हो गए थे। ठीक। और बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। तो इसमें मिलान कर लेंगे। 3 4 1 2 किस में आ रहा है देख लेते हैं। 3 4 1 2 किस में आ रहा है? 3 4 1 2 सी में आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसकी व्याख्या देख लेंगे। मेरठ 55वां अधिवेशन था 1946। अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और कानपुर में सरोजनी नायडू।
लखनऊ में कौन थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। और 1905 में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो कब किया गया था? 1832 में, 1833 या 1834 या 1835? तो कब किया गया था? 1833 में। तो क्या हो जाएगा इसका? 1833। क्या हो जाएगा? 1833। 20 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और वर्तमान अवस्थिति है। कोइल अलीगढ़ में अवस्थित है, सही है। महोत्सव नगर महुआ, सही है। महोदय श्री कन्नौज, सही है। जेजाक भुक्ती कौशाम्बी, यही गलत है, क्योंकि जेजाक भुक्ती क्या है? बुंदेलखंड। क्या है ये? बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये से याद रखेंगे, बुंदेलखंड। ठीक, ये सही है। ये वाला होगा, जेजाक भुक्ती कौशाम्बी नहीं होगा। ठीक है, तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 का उत्तर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कोल या कोइल की वर्तमान अवस्थिति क्या है? अलीगढ़। महोत्सव नगर की महुआ। महोदय श्री की कन्नौज। जेजाक भुक्ती की क्या है? बुंदेलखंड। जेजाक भुक्ती की क्या है? बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महुआ, काम्पिल्य, मथुरा, कन्नौज। तो किसे जाना जाता है महोदय श्री के नाम से? कन्नौज को। किसे? कन्नौज को। इत्र नगरी कौन सी है? कन्नौज। इत्र कहाँ बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो कन्नौज में। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउद्दौला ने, आसफउद्दौला ने, राजा चेत सिंह ने या राजा महीप नारायण सिंह ने? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 का क्या होगा? सी। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ऐसे याद कर लो, गोरख राम। क्या? गोरख राम। तो गोरख से गोरखपुर हो जाएगा और राम से राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। गोरख राम को कहाँ फांसी? गोरख राम से ट्रिक हो गई, गोरख से गोरखपुर और राम से राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, फांसी का शहर हो गया गोरखपुर। तो राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को 3 लोगों को फांसी दी गई थी, उनकी पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ पर दी गई थी। ये जो व्याख्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखेंगे। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर दी गई? गोरखपुर में। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को, ठीक है, फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ? तो 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था। एका बृहद जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सीबी गुप्ता, सी राजगोपालाचारी, हसरत मोहानी या मदारी पासी? तो 25 का क्या हो जाएगा? डी, मदारी पासी ने एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ किया था या उसका नेतृत्व किया था। एका बृहद जन आंदोलन। अवध का एका जन आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में और 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया। ठीक है, इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नकद रूप से रूपांतरित करवाना था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी बाराबंकी 1918, प्रयागराज 1928, लखनऊ 1916 और पटना 1937। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ 1916 में। 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 का क्या होगा? सी। अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई।
अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को, कब 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा कौन थे इसके महासचिव। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा इसके क्या थे, महासचिव बने। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कब? इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का। लेकिन अब किसान दिवस कब मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती पे। कब? 23 दिसंबर को। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और क्या पूछा है? महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा थे। कौन थे? एन.जी. रंगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1936 में। कहां पर हुई थी? लखनऊ में। कहां पर हुई थी? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल में महाराज सम्मिलित नहीं थे, बुद्ध थे, राम थे और नवाब थे। तो 1, 2, 3 सम्मिलित थे। 1, 2, 3 किस में है? ए में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। 1856 में। तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो कब किया था? 1856 में। मंगल पांडे सिपाही थे, तो किसके थे? वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। इसमें उत्तर गलत दिए हैं। ये मैंने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, उस क्लास में भी करवाया था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। किसके थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। 1827 में मंगल पांडे का जन्म हुआ था और 1857 में ये शहीद हो गए। ठीक है, बैरकपुर की सैनिक छावनी में थे। और मंगल पांडे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। किसके? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मद्रास में? तो कहाँ पर की गई थी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर की गई थी महालवाड़ी प्रणाली? उत्तर प्रदेश में। तो 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत आते थे। महालवाड़ी व्यवस्था में कौन कौन आता था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का कितना था? 30% था। कितना था? 30%। महालवाड़ी, महल का तात्पर्य है जागीर या गांव होता था। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महल गांव के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। किसके साथ थी इसकी व्यवस्था? गांव के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। ठीक है, महल का मतलब क्या था? गांव। तो गांव से स्थापित हो रही थी। और जमींदारी में वो स्थायी बंदोबस्त में किससे होती थी? जमींदारों से। ग्राम या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। और मेन क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, महलवाड़ी किसकी देन है? तो हाल्ट मैकेंजी की। महलवाड़ी की जो शुरुआत या महलवाड़ी की स्थापना या महलवाड़ी की शुरुआत किसने की थी? तो हाल्ट मैकेंजी ने। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कुशीनगर में है। 32 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? ए। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में है। कहाँ पर है? बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में। आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? बिठूर में। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अहिंक्षेत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल या नैमिषारण्य? तो 60,000 मुनियों वाली जो घटना है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नैमिषारण्य में। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। और 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 34 का क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर? तो ये नैमिषारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 का क्या होगा? सी।
यूपी पुलिस में या वनडे एग्जाम में इसी तरीके के फैक्ट, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें हमें स्थान से रिलेट करना है। ठीक है, तो 84 गुम्बद कहाँ पर है? 84 गुम्बद है आपकी जालौन में। कहाँ पर है? जालौन में। 84 गुम्बद कहाँ पर है? जालौन में। और जामा मस्जिद मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। और कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में। तो 4 3 2 1 हो जाएगा, तो सी उत्तर हो जाएगा इसका। क्या उत्तर हो जाएगा? सी। 84 गुम्बद कहाँ पर है? जालौन में। जामा मस्जिद मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। और कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में। व्याख्या देखेंगे। 84 गुम्बद जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। तो ये जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं ना मिलान करने वाले, तो एक प्रश्न से 4 प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसे फिर अपने नोट्स में लिख लिया करो। अगला प्रश्न है कि एक तरफ स्थान दिए हैं, दूसरी तरफ स्मारक हैं, मिलान करना है। ठीक है, तो कौशाम्बी इधर से, हाँ कौशाम्बी कौशाम्बी में क्या है? घोषितराम मठ है, घो। और कुशीनगर में रामाभार स्तूप है। ठीक है, सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप है सारनाथ में। और सहित महित कहाँ पर है? श्रावस्ती में। सहित महित कहाँ पर है? श्रावस्ती में। तो कौशाम्बी घोषितराम मठ कहाँ पर है? कौशाम्बी में। और कुशीनगर में क्या है? रामाभार स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहित महित है। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 3 1 4 सी हो जाएगा इसका भी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। ठीक है, इधर से देखते हैं। घोषितराम मठ कहाँ पर है? कौशाम्बी में। रामाभार स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। और सहित महित कहाँ पर है? श्रावस्ती में। तो इन्हें याद कर लो। वन लाइनर में भी पूछ सकता है, मिलान करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन मिलान वाला मोस्टली पीसीएस या फिर आरओ में पूछेगा। छोटे जो एग्ज़ाम हैं उनमें, वनडे एग्ज़ाम जो हैं उनमें ये फैक्ट के तौर पे पूछ सकता है कि घोषितराम मठ कहाँ पर अवस्थित है, और ये कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती विकल्प में दे देगा। ठीक, तो घोषितराम मठ कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो अमीर खुसरो किससे संबंधित है? पटियाली से। 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 38 का क्या होगा? बी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो कालपी नगर किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के पे। तो 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। गोरखपुर किसके है? राप्ती के। और लखनऊ गोमती नदी के। तो ये भी याद रखने हैं आपको। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना किनारे स्थित है। कहाँ पर? जालौन जिले में। यह नदी यमुना बृहद चाप के आकार में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज आदि 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से बहती है? तो 19 से। और गंगा जी कितने जिलों से? 28 से। गंगा कितने से? 28 से। और यमुना 19 से। तो ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को। किसे कहा जाता है? वाराणसी को। प्रत्येक प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ है, तो इन्हें हल्के में मत लेना। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। बनारस और काशी भी कहते हैं इसे। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता है। इसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र? अभिमुक्त। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रानो जी सिंधिया ने या मोरोपंत पिंगल ने? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने। यूपी कांस्टेबल में आया है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यूपी कांस्टेबल में आया है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? बिठूर में।
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में। कहाँ पर है? बिठूर। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो इसका मैंने बताया था आपको कि आगरा में भी मोती मस्जिद है और दिल्ली में भी है। तो आगरा वाली इस तरीके से याद रखेंगे कि आगरा में जो ताजमहल है वो किसने बनवाया है? शाहजहां ने। तो आगरा वाली मोती मस्जिद भी किसने बनवाई है? शाहजहां ने। ठीक है। और जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। तो मोती मस्जिद दोनों जगह पर हैं, आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। आगरा वाली किसने बनवाई है? शाहजहां ने। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है दुधई। दुधई कहाँ पर है? ललितपुर में। दुधई कहाँ पर है? ललितपुर में। तो दुधई भी पूछा जा सकता है या ललितपुर भी विकल्प में होगा, आपको याद रखना है। ठीक है। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? दुधई, ललितपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध कुशीनगर में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है, डी विकल्प जो है वो सही है। यहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे एक स्तूप बना है जिसे हम बोलते हैं राणा भार स्तूप। कौन सा? राणा भार स्तूप। ठीक है। ये पूछा भी गया है, राणा भार स्तूप कहाँ पर है? तो कुशीनगर में है। और एक स्तूप आपको याद रखना है, उसकी ट्रिक मैंने जो याद किया था वो बता रहा हूँ, कौ और घौ। ठीक है, ऐसे याद कर लो, कौ घौ। कौ से हो जाएगा कौशाम्बी और घौ से हो जाएगा घोषितराम मठ। क्या हो जाएगा? कौ से कौशाम्बी, घौ से घोषितराम मठ। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा है कुराना। क्या है? कुराना साहब तो नाम सुना होगा। ठीक है, कुराना। तो कु से हो जाएगा कुशीनगर और रा से हो जाएगा राणा भार स्तूप। क्या हो जाएगा? राणा भार स्तूप। ये इतनी सी ट्रिक याद कर लोगे तो भी पेपर में प्रश्न आप सही कर ले जाओगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ क्या है? हिरन का उद्यान है, मूलगंध कुटी है, तिब्बती मंदिर है या राणाभार स्तूप है? तो कुशीनगर में क्या है? रामभार या राणाभार स्तूप है। ठीक है। रामभर भी लिखा है कहीं पे और राणाभार भी लिखा है। ठीक है, राणाभार भी लिखा है। कुशीनगर में क्या है? रामभर स्तूप है। तो मैंने क्या बताया था? कुराना से याद कर लो, कुराना। तो राणाभार स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। राणाभार स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। 48 का क्या हो जाएगा? डी। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घोषितराम मठ जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। घोषितराम कहाँ पर है? कौ और घौ अभी बताया था, कौ और घौ। कौ से कौशाम्बी और घौ से घोषितराम मठ। तो कौशाम्बी कहाँ है? डी पे है। तो घोषितराम मठ कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। 50 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। हम यहाँ पे एक और प्रश्न कर ले रहे हैं, हिंदी का शुद्ध वर्तनी पूछा जाता है। प्रेमचंद कैसे लिखा जाता है? तो प्रेम में और चंद, सॉरी प्रेम तो ठीक है लिख लोगे आप, चंद में क्या होता है? न तो द्रा उड़ा होता है और न होता है। चा पे बिंदी होती है और दा लिखा होता है। ये होता है प्रेमचंद शुद्ध। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है ये। तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी। इनका देखो, इनकी माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं को संपादन किया है। हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया है और इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, ये हिंदी में पूछी जा सकती हैं। गोदान, करमभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करवला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर इत्यादि। ठीक है। हिंदी और जीएस जो आपकी आएगी यूपी पुलिस में, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, यूपी उत्तर प्रदेश का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें जीएस आती है और हिंदी आती है, वो आपकी इस चैनल से कंप्लीट हो जाएगी। पूरी करा दूंगा, कहीं से भी कैसे भी ये प्रश्नोत्तरी चलेंगी। उसके बाद में फिर टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा, नहीं तो दूसरे जो हैं घटना चक्र की सीरीज जो आती हैं पूर्वावलोकन, उनसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए बस आप तैयारी करते रहो। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है। जैन स्तूप को कहाँ से निकाला गया है? कंकाली टीला के पास से निकाला गया है, जो कि स्थित है। तो जैन स्तूप कहाँ से? मथुरा से। कहाँ से निकाला गया है? मथुरा से। इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। तो कंकाली टीला कहाँ पर है? मथुरा में। ये भी याद रखना है।
1890-91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। तो जैन स्तूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंकाली टीला से। और कंकाली टीला कहाँ पर है? मथुरा में। बस इतना याद रखना है, ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सूफी संत हैं शेख सलीम चिश्ती, तो वो कहाँ पर है? इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। 53 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज को बोलते हैं। इत्र नगरी किसे बोलते हैं? कन्नौज को, ठीक है। महोदयाश्री किसे बोलते हैं? कन्नौज को, ठीक है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर की, तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम, मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था जोना खां। क्या था? जोना खां। अब प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी, आगरा के समीप जो है फतेहपुर सीकरी, उसमें स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा और भी इमारतें बनवाई गई हैं, ठीक है। बुलंद दरवाजा, जब अकबर गुजरात विजय के बाद लौटा तो अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? तो मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र था, मथुरा क्या था? महाजनपद था। तो उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? सुरसैन थी। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सुरसैन। क्या कहा जाता था? सुरसैन। 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कांस्टेबल 18 में पूछा गया है। मत्स्य की क्या है? विराटनगर है। मत्स्य कहाँ पर है? राजस्थान में। पांचाल, बरेली, बदायूं, इसकी राजधानी क्या है? अंग क्षेत्र। अंग कहाँ है? बिहार में। इसकी राजधानी क्या है? चंपा। अंग की क्या है? चंपा। पांचाल की क्षेत्र है। मत्स्य की विराटनगर है। ये मैंने 16 महाजनपद शॉर्ट्स वीडियो में भी करवाए थे, और शॉर्ट्स वीडियो में मैं वही टॉपिक कराता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि महाजनपद से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जो उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। कितने? 8। तो ये भी पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद की अवस्थिति है? तो 8 महाजनपदों की। कितने की? 8 की। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो आपको याद रखना है। और ऐसे जो नोट्स, इन्हें तो नोट्स के रूप में लिख लिया करो। हिंदुस्तान, ठीक है, पत्र, और लिख लो उसके आगे मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में पहली बार कब हुआ था? तो 1887 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1887 में। और हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 6वीं सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी। चेदी की शक्तिमती क्या थी? राजधानी। और चेदी क्षेत्र कहाँ पर था? बुंदेलखंड में था। कहाँ पर था? बुंदेलखंड में। तो चेदी कहाँ पर था? बुंदेलखंड में। और चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। 56 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 56 का ए। फिर से रिपीट कर ले रहे हैं हम महाजनपद और उनकी राजधानियां। काशी, वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर, चेदी की शक्तिमती, कंबोज की हाटक, सुरसैन की मथुरा और पांचाल की अहिंद क्षेत्र। पांचाल की क्या थी? अहिंद क्षेत्र। ये 8 महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं, ठीक है। महाजनपद और राजधानी। सुरसैन क्या है? सुरसैन महाजनपद है। मैंने पिछली बार क्या बताया था? सुरसैन मथुरा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। मथुरा वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता था? सुरसैन। राजा हर्षवर्धन ने कहां पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो भद्र विहार की स्थापना कहां पर की थी राजा हर्षवर्धन ने? कन्नौज में। 57 का क्या हो जाएगा? सी। 57 का क्या होगा? सी। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो भद्र विहार की स्थापना पूछ सकता है किसने की? राजा हर्षवर्धन ने। कहां पर की थी? कन्नौज में। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की है। सब व्याख्या इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी है? तो बाणभट्ट की है। किन की है? बाणभट्ट की। और हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। यानी कि ट्रिक है PNR। PNR तो जानते होंगे, रेलवे का जो PNR नंबर होता है उससे याद कर लो। P से क्या हो जाएगा? प्रियदर्शिका, N से नागानंद और R से रत्नावली। ये किसकी हैं? हर्षवर्धन की। किन की है? हर्षवर्धन की। हर्षचरित हर्षवर्धन की नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग समझते हैं हर्षचरित और हर्षवर्धन एक ही है, तो हर्षचरित लगा देंगे कि हर्षवर्धन की कृति है। लेकिन हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की। और कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की हैं। इन्हें बढ़िया से याद कर लो। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है,
कौन से संग्रहालय में संरक्षित है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज या लुम्बिनी? तो ये कौन से संग्रहालय में है? सारनाथ में है। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसमें कितने शेर हैं? तो 4 शेर हैं। कितने शेर हैं? 4 शेर। ये भी छोटा मोटा पूछ लिया जाता है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो जेजाग भुक्ति कौन सा क्षेत्र कहलाता था? बुंदेलखंड। रिपीट हो रहा है ये भी। जेजाग भुक्ति क्या है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। जेजाग भुक्ति के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो कहां से किया था? इलाहाबाद से। कहां से किया था? इलाहाबाद से। कब? 1921 में। इलाहाबाद से राजधानी कहां पहुंच गई थी? लखनऊ। 1921 में। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। गौतम बुद्ध की मां किससे थी? देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो देवदह राज्य के शासक परिवार थी, वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। किस में है? बस्ती में। तो 61 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कहां पर है? बस्ती जिले में। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अवस्थित है। वाल्मीकि का आश्रम कहां पर है? बिठूर में है। 62 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 62 का क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन सा हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो गोविंद रघुनाथ ने किस अखबार को संपादित किया था? बनारस अखबार को। किसे किया था? बनारस अखबार को। तो 63 का क्या हो जाएगा? बी। 63 का क्या हो जाएगा? बी। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? भेड़ कुंड कहां पर है? फर्रुखाबाद में। कहां पर है भाई? फर्रुखाबाद में। 64 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नया प्रश्न है, शायद आपने पढ़ा हो। भेड़ कुंड जो है, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। कहानी तो सुनी होगी। अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा है? पुतली। आंख नहीं, आंख की पुतली दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। 65 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाथ संप्रदाय से हैं योगी आदित्यनाथ। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एटा में। कहां पर? पटियाली में। कहां पर हुआ था? पटियाली में। एटा पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये पूछा गया है, रिपीट हो रहा है। बहू बेगम का मकबरा कहां पर है? फैजाबाद अयोध्या में। कहां पर है? फैजाबाद अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? सब जानते हैं, लखनऊ को कहा जाता है, और ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ किसके लिए भी प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए। ये भी पूछा गया है, चिकनकारी, ठीक है, जो कढ़ाई होती है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, पारसी या बुद्ध? तो पारसी धर्म के सबसे कम है। किसके? पारसी धर्म के। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद कहां पर है? जौनपुर में। कहां पर है भाई? जौनपुर में। 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 70 प्रश्न हो चुके हैं अभी तक। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर अवध राज्य पर 1722 से 1756 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो अवध में अवध के नवाब, तो नवाब कौन सी उपाधि अपनाई थी? नवाब की उपाधि। किसकी उपाधि? नवाब की उपाधि अपनाई थी। ठीक है, इसमें लास्ट वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, पूरी व्याख्या देख लेते हैं। अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। कब? 1856 में। तो ये भी पूछा गया है, अवध को कब मिलाया था? 1856 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित हैं? तो ये कहां पर है इमामबाड़ा? दोनों, बड़ा और छोटा, लखनऊ में। तो 72 का क्या हो जाएगा? बी।
रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, श्रावण या पडरौना? तो रामायण वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? ब्रह्मावर्त में। कहाँ पर है? ब्रह्मावर्त में। ठीक है। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित है। कहाँ पर है? चित्रकूट में, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे या मंगल पांडे? लोअर पीसीएस में पूछा गया है। शेर ए बलिया किसे कहा जाता है? चित्तू पांडे को। किसे कहा जाता है? चित्तू पांडे को। 74 का क्या हो जाएगा? सी। 74 का क्या होगा? सी। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। चित्तू पांडे को क्या बोला जाता है? शेर ए बलिया। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। बलिया में जो अस्थायी सरकार बनी थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो किसने लिया था? बेगम हजरत महल ने। किसने लिया था? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ और अवध में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ अवध में 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। तो ये भी पूछा गया था पिछली बार पीसीएस में कि लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो कब शुरू हुआ था? तो 4 जून 1857 को हुआ था। उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिजरिस कादिर को नवाब घोषित किया था। किसे? बिजरिस कादिर को। ठीक है। घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया था और समानांतर सरकार की स्थापना की। अंत में सितंबर 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो किसकी सहायता से किया था? कैंपबेल की सहायता से। ये भी पूछा जाता है किसकी सहायता से? कैंपबेल की से। कानपुर में किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे ने। इलाहाबाद बनारस में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। असम में मनीराम दत्त ने। बरेली में खान बहादुर खान ने। ठीक है। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इन्हें याद रखना। 1857 क्रांति से संबंधित फैक्ट है, इन्हें भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में या कुशीनगर में? तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। किनका? परमहंस योगानंद गिरी का। परमहंस योगानंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। और इन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब, वाजिद अली शाह? तो नाना साहेब कहाँ के नेता थे? कानपुर के। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। और बाद में नाना साहेब कहाँ चले जाते हैं? नेपाल। कहाँ चले जाते हैं? ना से नेपाल, ना से नाना साहेब। तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। जगदीश कुंवर सिंह ने कहाँ पर किया था? बिहार में। जगदीश कुंवर सिंह ने कहाँ किया था? बिहार में। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहेब थे। वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में, कुंवर सिंह ने बिहार में, बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने दिल्ली में, नाना साहब ने कानपुर में और बेगम हजरत महल ने लखनऊ आदि में क्या किया था? नेतृत्व किया था। नाना साहब के सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, इखलास खान का रोजा मकबरा, इखलास खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इखलास खान का रोजा कहाँ पर है? बदायूं में। कहाँ पर है? बदायूं में। 78 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 78 का क्या होगा? डी। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे इखलास खान के रोजा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी सन 1690 में कराया गया। इस मकबरे की लंबाई 152 फुट और चौड़ाई 150 फुट है। आपको इतना याद रखना है कि इखलास खान का रोजा या मकबरा कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? बदायूं में है। बस।
सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है? संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर या वाराणसी? तो सारनाथ जो है वो वाराणसी के नजदीक है। किसके नजदीक है? वाराणसी के। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पूछा जाता है पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी शहर के निकट स्थित है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया तथा अरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। जो उपदेश दिया था उसे बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तथा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए थे। तो पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इनके उपदेश की भाषा पाली थी। कौन सी भाषा थी? पाली। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो 1950 में। कब दिया गया था? 1950 में। 80 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा? सी। 1 अप्रैल 1937 की ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया। 1 अप्रैल 1937 को क्या किया गया? आगरा, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में। ठीक। फिर ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया है। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। 9 नवंबर 2000 को इससे नया राज्य उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और इतिहास से संबंधित जो अपने उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्मारक हैं, वो इस चैप्टर में हमने इस टॉपिक में कवर कर लिए हैं। अगली जो क्लास होगी अपनी उसमें रहेगा कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। ये हमारी उत्तर प्रदेश सीरीज, स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम उत्तर प्रदेश के बारे में गहन अध्ययन कर रहे हैं और किस तरीके के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है। तो वनडे एग्जाम हो, चाहे RO या UPPCS, जहाँ पर मतलब सब परीक्षाओं में यूपी का तो आना ही आना है, क्योंकि भाई यूपी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी में जॉब करोगे, तो इसलिए यूपी स्पेशल पढ़ना बहुत ही मस्ट है, कंपलसरी है। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।